स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे, जहां हम बातें करेंगे सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड केसेस और मिस्ट्रीज के बारे में। और अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल डुअलिटी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो चलिए बिना किसी और देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। शुगर डैडी, पर क्या हो जब यही शुगर आपकी जिंदगी के लिए हानिकारक हो जाए। यही हुआ हमारे आज के इस केस में, जहां 77 ईयर ओल्ड कोसुके नोजाकी ने शादी की 22 साल की साकी सुडो के साथ। और पूरा जापान ये न्यूज सुनकर शॉक में था, पर असली शॉक तो अभी बाकी था, क्योंकि शादी के 3 महीने बाद कोसुके नोजाकी अपने ही घर में मृत पाया गया। और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उनकी मुलाकात हुई साकी सुडो से, जो उसके पति की मौत से रत्ती भर भी अफेक्टेड नहीं थी। पर कौन था कोसुके नोजाकी और कौन थी साकी सुडो? क्यों साकी को ये कदम उठाने पड़े और कैसे कोसुके नोजाकी 4000 लड़कियों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रख पाया, यही जानेंगे आज के इस वीडियो में, जिसका नाम है द शॉकिंग केस ऑफ कोसुके नोजाकी एंड हिज वाइफ साकी सुडो। डुअलियरियंस, वेलकम बैक टू जापान। इस चैनल पे ये 3rd वीडियो है जो जापान से है, पर ट्रस्ट मी, जापान इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड सेफ प्लेसेस टू विजिट इन द वर्ल्ड। उन 2 वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के एंड में ड्रॉप कर दूंगा, ताकि आप बाद में उन स्टोरीज को भी चेकआउट कर सके। तो आज का हमारा केस हमें ले जाता है जापान के वाकायामा प्रीफेक्चर के सदर्न सिटी तनाबे में। तनाबे सिटी जापान के हिस्टोरिक और प्रेजेंट डे का एक सुंदर सा गेटवे है, जो जापान के इन दोनों एस्पेक्ट्स को साथ में जोड़ता है। और ये की लोकेशन भी है जहां लैंड और ओशन ट्रांसपोर्ट साथ में मिलते हैं जापान के साउथ में। इसके अलावा तनाबे एक स्लीपी कोस्टल सिटी है, जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 65,000 लोगों की है, और जो सबसे ज्यादा भी है जापान के साउथ की पेनिनसुला में। जहां ईस्ट में है तनाबे बे और वेस्ट में है बड़े ही खूबसूरत माउंटेन रेंजेस। मेन सिटी की बात करें तो सिटी की मेन पॉपुलेशन जापान के फिशिंग और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने में एक मेजर रोल निभाती है, और जो फेमस है अपने ऑरेंजेस और जापानीज पिकल्ड प्लम के लिए। और इसी सुंदर से सिटी में रहती थी नोजाकी फैमिली। इस फैमिली के 7 बेटों में से एक था कोसुके नोजाकी। कोसुके का जन्म 13 अप्रैल 1941 को हुआ था, और कोसुके 7 बेटों में से तीसरा बेटा था। इतनी बड़ी फैमिली होने की वजह से कोसुके मोस्टली अपने आप से ही सब सीखता हुआ बड़ा हो रहा था, पर उसके पेरेंट्स ने भी एज वन ऑफ 7 चिल्ड्रंस हमेशा उसकी देखभाल की थी। कोसुके जाना जाता था अपनी बचकानी शैतानियों के लिए, जहाँ कोसुके अपनी सिबलिंग्स के साथ अक्सर नोक जोक में उलझा रहता था। और क्योंकि कोसुके स्कूल में बुलिंग का भी एक विक्टिम था, तो क्वाइट ऑब्वियसली उसके ग्रेड्स भी इतने अच्छे नहीं थे। इसी वजह से कोसुके ने हायर एजुकेशन से ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया, और उसने डिसाइड किया कि वो अपने फैमिली को उनके लिक्कर स्टोर बिजनेस में हेल्प करेगा। और क्योंकि नोजाकी फैमिली भी कोई बहुत ही रिच बैकग्राउंड से नहीं थी, तो उसके पेरेंट्स ने उसकी इस हेल्प को हमेशा अप्रिशिएट किया। इसी बिजनेस के चलते कोसुके को पैसे कमाने की तलब सी लग गई थी, और इसी के चलते कोसुके हर वो चीज करने को तैयार था जो उसके स्टोर को मैक्सिमम प्रॉफिट देती। इवेंचुअली टाइम बीतने के साथ कोसुके के पेरेंट्स चल बसे, और कोसुके को अपनी हिस्से की विरासत मिल गई, और उस विरासत से कोसुके ने अपना खुद का बिजनेस चालू किया। और शायद ये चीज सुनने में अच्छी लग रही हो, पर रियलिटी में कोसुके उस विरासत के पैसों से एक लोन शार्क बन गया था। उस वक्त लोन शार्क बनना यानी किसी को उधार देना आज के टाइम से बहुत अलग था। जहाँ आज के वक्त लोन देने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। जहाँ आज के वक्त इंटरेस्ट रेट्स 20% से ज्यादा नहीं हो सकते, और अगर हो तो वो इलीगल माना जाएगा, और आपको एक यामिकिन का टैग दिया जाएगा, जिसका जापान में शॉर्ट में मतलब होता है डार्क फाइनेंस। इसके चलते कोसुके एक बहुत ही अनफेयर लोन शार्क बना, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने के पहले, जिसकी वजह से कोसुके ने बहुत सारा पैसा बनाया गरीब जापानीज लोगों को उधार में पैसा दे देकर। इस बात की वजह से कोसुके और उसके सिबलिंग्स के बीच अनबन चलती रहती थी, और कोसुके का इस करप्ट सिस्टम का फायदा उठा के पैसे बनाने की वजह से कोसुके और उसके सिबलिंग्स के रिश्ते में दरार पड़ चुकी थी। इस बिजनेस के अलावा कोसुके इन एंड आउट पूरी तरह एक बिजनेसमैन था, जहां इस लोन शार्क के बिजनेस के अलावा उसके कई और साइड बिजनेसेस भी थे। जहां वो मेटल स्क्रैप कलेक्टर भी था, एक रियल एस्टेट एजेंट भी था, और तो और वो डोर टू डोर जाके कॉन्डम्स बेचने का काम भी करता था। और अगर जापानीज रिपोर्ट्स की माने तो कोसुके के सारे ही वेंचर्स प्रॉफिट में नहीं थे, एक्सेप्ट उसके लोन शार्क बिजनेस को छोड़कर। मतलब ये माना जा सकता है कि वो मैक्सिमम पैसे दूसरों को लोन देकर ही कमा रहा था। पर टाइम के साथ कोसुके अपने रियल एस्टेट बिजनेस में ज्यादा
ध्यान देने लगा और उसी के चलते उसने बहुत ही कम टाइम में बहुत सारा पैसा कमा लिया था। कोसुके पर एक बार टैक्स इविजन के चार्जेस भी लगाए गए थे, जो सजेस्ट करता है कि कोसुके कोई एक एथिकल एंटरप्रेन्योर नहीं था। अपने रियल एस्टेट बिजनेस में भी उसने कई घोटाले किए थे, पर जैसे जैसे कोसुके की वेल्थ बढ़ रही थी वैसे वैसे उसका बॉडी काउंट भी बढ़ रहा था, क्योंकि कोसुके औरतों से ऑब्सेस्ड था और ये बिलीव करता था कि सेक्स वॉज हिज मीनिंग ऑफ लाइफ। जब कोसुके डोर टू डोर कॉन्डम्स बेचने जाता था तब वो बस कॉन्डम्स ही नहीं पर उसकी एडिशनल सर्विसेज भी पिच करता था उन औरतों को जो उसे लगता था कि अकेली है, और उसको कई हद तक ये करने में कामयाबी भी मिलती थी, क्योंकि कोसुके को जल्दी ही एक वेल्दी प्लेबॉय की तरह जाना जाने लगा, जो आए दिन बहुत सारे सेक्सुअल इनकाउंटर्स को एक्सपीरियंस करता था, जो कई बार पेड और कई बार अनपेड होते थे। रिपोर्ट्स की माने तो कोसुके ने अपने इस आदत पर 3 बिलियन येन यानी 16,000 पाउंड्स या 20 मिलियन डॉलर्स या 2 करोड़ रुपीस खर्च किए थे लगभग 4,000 औरतों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स रखने के लिए थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम। एक रिपोर्टर ने जब इसी सिलसिले में कोसुके से सवाल पूछा तब उसने जवाब दिया, जब मुझे कोई मेरे टाइप की लड़की मिल जाती है जो टॉल और बहुत खूबसूरत हो तो मैं सीधा जाके उसे कन्फेस करता था कि मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, उसके साथ एक काइंड ऑफ वन नाइट स्टैंड करना है, जिसके लिए मैं उसे 400,000 येन यानी 3 लाख रुपए ऑफर करता था, जिसपे कई लड़कियां मान भी जाती थी। कोसुके आए दिन नाइट क्लब्स में भी बहुत सारा पैसा खर्च करता था, जहां वो रात भर पार्टी करता था ओसाका सिटी के किताशिंची डिस्ट्रिक्ट में, जो जाना जाता है अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए। कोसुके ने इन्हीं कुछ सालों में अपने कई दुश्मन भी बनाए, क्योंकि वो आए दिन किसी न किसी स्ट्रेंजर या अपने दोस्त को पैसे के चक्कर में फंसा देता था, और इसी के चलते ईयर 1998 में कोसुके पर उसी के एक साथी ने उसके ऊपर चाकू से वार करके उसे बुरी तरह घायल भी किया था। साल बीतने के साथ साथ कोसुके का लोन शार्क बिजनेस से प्रॉफिट कम होने लगा और उसने फिर से अपने घर के लिकर स्टोर बिजनेस पर ज्यादा फोकस किया, जो अब साइज और रेवेन्यू के मामले में बहुत बड़ा हो चुका था। पर फिर साल 2016 में कोसुके को अपने बिजनेस और फेम में एक बड़ा सपोर्ट मिला जब उसने एक बुक लिखकर पब्लिश की जिसका नाम था डॉन जुआन ऑफ किशु, जिसमें उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। कोसुके ने ये बुक जो 2016 के दिसंबर में पब्लिश की थी वो फोकस करती थी इस बात पर कि कैसे उसने अपने आप को इतना फेमस और वेल्दी बनाया। ये बुक खुद से तो कभी इतनी फेमस नहीं हुई, पर इस बुक को फेमस करने में एक बड़ा हाथ था एक फेमस जापानीज टीवी शो का जिसका नाम था एम टॉक्स, जिसपे इस बुक को एक एपिसोड फॉर्म में फीचर किया गया था। इस एपिसोड और कुछ इंटरव्यूज के चलते कोसुके की ये बुक, जो नंदलेस कुछ खास भी नहीं थी, उस टाइम की एक बेस्ट सेलर बुक में से एक बनी। अब कोसुके के पास अंधा पैसा था और वो कुछ भी अफोर्ड कर सकता था जो उसे चाहिए था। कोसुके अब किसी भी लड़की को जो उसको सुंदर लगती हो उसे लेटर्स ऑफर करने लगा जिसमें बहुत सारे पैसे होते थे, और उसके बदले वो उस लड़की से सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड करता था। लग्जूरियस कार्स हो, कई सारे घर हो, इंटरनेशनल बिजनेस क्लास से फ्लाई करना हो या एक्सपेंसिव बोट्स हो, कोसुके के पास अब सब कुछ था। 2017 आते आते कोसुके अपने गोल्डन एरा में एंटर कर चुका था और अब उसकी उम्र 77 इयर्स हो चुकी थी, बट डिस्पाइट हिज एज वो अभी भी बेडरूम में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और उसकी ऑटोबायोग्राफी में उसने इसका कारण बताया कि उसने स्मोकिंग, ड्रग्स जैसे स्टिमुलेंट्स को हमेशा अवॉइड किया था। कोसुके की 2 शादियां हो चुकी थी और दोनों ही डाइवोर्स पर एंड हुई। कोसुके के 4000 बॉडी काउंट के बावजूद 2017 वो साल था जब फाइनली कोसुके को अपने लाइफ का प्यार मिल गया था और अब वो अपनी लाइफ में सेटल होने के लिए रेडी था। कोसुके के पास अपना कहने वाला ऐसा कोई नहीं था एक्सेप्ट उसके डैशटन डॉग के, जिसका नाम था ईव। इनफैक्ट वो इस बात पर भी जोक करता था कि उसके मरने के बाद उसकी सारी जायदाद और कमाई ईव की हो जाएगी। पर 2017 के ऑटम सीजन में कोसुके की मुलाकात हुई एक यंग लड़की से जिसका नाम था साकी सुडो, और यंग मतलब बहुत ही यंग। जहाँ कोसुके 77 इयर्स का था तो साकी बस 22 इयर्स की थी, जिससे उन दोनों में एज डिफरेंस 55 इयर्स का बनता था। कोसुके की बुक और उसके इंटरव्यूज की माने तो उन दोनों की मुलाकात टोक्यो के हानिडा एयरपोर्ट पर हुई थी, और वो फर्स्ट मीटिंग इतनी भी इंटरेस्टिंग नहीं थी। पर स्टोरी कुछ ऐसी थी कि कोसुके ने साकी को एयरपोर्ट के उस क्राउड में देखा और जानबूझ के वो साकी के सामने गिरा उसका अटेंशन पाने के लिए, और शायद वो उसमें कामयाब भी हुआ, क्योंकि इस इंटरेक्शन के 2 घंटे बाद दोनों उसी एयरपोर्ट के लाउंज में साथ में बैठे थे और ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे। स्टार्ट में साकी भी कोसुके के 4000 के नंबर का एक पार्ट थी, पर जल्दी वो उससे ज्यादा स्पेशल बन गई और कुछ ही महीनों बाद उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। पर आगे की स्टोरी
डिस्कस करने से पहले आइए जानते हैं कि आखिर कौन थी साकी सूडो। साकी का जन्म हुआ था 1996 में और वो हाफ सेंचुरी यंग थी अपने रिसेंटली मैरिड हस्बैंड से। साकी का जन्म जापान के नॉर्दर्न आइलैंड सापोरो पर हुआ था और उसके पेरेंट्स रिलेटिवली वेल्दी थे कि वो अच्छा खाना और डिजाइनर क्लोथ्स ओकेजनली अफोर्ड कर पाते थे। साकी एकेडमिकली इतनी एम्बिशियस लड़की नहीं थी और वो कभी कभी बुलिंग का भी शिकार हो जाती थी। इसी के चलते वो अपने स्कूल डेज में एक शांत और इंट्रोवर्ट लड़की रही, पर जैसे जैसे वो टीनेज ईयर्स में आ रही थी वैसे उसके तेवर बदल रहे थे। अपने पेरेंट्स के वेल्दी होने के चलते साकी महंगे बैग्स, कोट्स और क्लोथिंग खरीदने लगी और इसी सब शौक के कारण साकी पैसों से ऑब्सेस हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसने अपनी आगे की पढ़ाई ब्यूटी और मेकअप में कंटिन्यू की और रिपोर्ट्स की माने तो उसकी इसी इनकम बढ़ाने की चाहत में उसने प्रोस्टिट्यूशन का सहारा लिया और उसने कई अडल्ट मूवीज में भी काम किया। साकी फिर इवेंचुअली टोक्यो सिटी में शिफ्ट हुई ब्यूटिशियन बनने के लिए, पर उसका ये डिसीजन भी कई हद तक स्केची था क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो वो अपने ही होम टाउन सापोरो के एक बार में काम करने वाले लड़के से ऑब्सेस हो चुकी थी और वो 1,15,000 येन यानी $1,000 यानी 1 लाख रुपीस खर्च कर रही थी बस उस एक लड़के के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और जब उस लड़के ने बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज के लिए टोक्यो शिफ्ट होने का फैसला लिया तब साकी भी उसके पीछे पीछे टोक्यो चली आई। पर क्योंकि ये रिश्ता प्यार से ज्यादा पैसों पे बना हुआ था तो इस सिचुएशन को टूटने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा। पर अब साकी को भी उस लड़की की जरूरत नहीं थी क्योंकि अब उसे अपना अगला टारगेट मिल गया था जो और कोई नहीं पर डॉन जुआन ऑफ कीशु कोसुके नोजाकी था। और एयरपोर्ट पर कोसुके से मिलने के बाद साकी बोलने के लिए उसके प्यार में पड़ गई थी और इवेंचुअली बाद में उनकी शादी भी हुई। कोसुके ने अपने न्यू वाइफ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया था जहाँ उस कॉन्ट्रैक्ट में उसने लिखा था कि साकी को खाना बनाने, घर साफ करने या घर के किसी भी काम को करने की जरूरत नहीं होगी और एडिशनली साकी को 1 मिलियन येन एज पॉकेट मनी मिलेगी बस कोसुके के साथ रहने के लिए। इससे ये तय था कि कोसुके अब अपनी लाइफ को स्लो डाउन करना चाहता था और अपनी बची कुची जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करना चाहता था साकी को अपने साथ रख के। और साकी भी अपने से बड़ी उम्र के पति से बहुत प्यार करती थी। साल दर साल मीडिया ने कई सारी इमेजेस कैप्चर की जहां कोसुके और साकी साथ में बाहर घूमते हुए नजर आते थे, जिनके साथ कोसुके की लव्ड डॉग ईव भी थी। वो दोनों ईव को घुमाते हुए नजर आते थे या अपनी मर्सिडीज में घूमते हुए नजर आते थे या महंगे रेस्टोरेंट्स में डाइन इन करते नजर आते थे। कोसुके और साकी की लाइफ कंफर्ट और खुशी से भरी हुई थी। कोसुके खुश था कि उसकी बाकी की जिंदगी अब साकी और ईव के साथ इतने आराम से गुजर रही थी, पर उसकी बाकी की जिंदगी इतनी ज्यादा लंबी नहीं थी क्योंकि साकी से शादी करने के बस 3 महीने बाद कोसुके अपने ही घर में मृत पाया गया। 6 मई 2018 सुबह का टाइम था और कोसुके नींद में था। तभी कोसुके की नींद खुली और उसने देखा कि उसकी डॉग ईव जमीन पर पड़ी हुई तड़प रही थी। ईव बहुत दर्द में थी और कोसुके उसे वेट के पास ले जाने के लिए तैयार हो रहा था, पर सैडली ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी थी। ईव ने तड़पते हुए कोसुके के बाहों में अपना दम तोड़ दिया। इस इंसिडेंट ने कोसुके को पूरी तरह दुख में डाल दिया था क्योंकि ईव ने ही एक डेकेड तक उसका साथ दिया था जब उसके पास कोई नहीं था। पर फिर कोसुके ने खुद को संभालते हुए एक मॉन्क को हायर किया ईव के लास्ट रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए। ईव बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन में मारी गई थी। हालांकि ईव भी एक एल्डरली डॉग थी पर वो फिर भी बहुत अच्छी हेल्थ में थी। उसको कोई इलनेस नहीं थी या कभी कोई डिजीज भी नहीं हुआ था। इसलिए ईव के सडन डिमाइस की वजह से कोसुके शॉक में था, पर ज्यादा दिन तक नहीं क्योंकि 18 दिन बाद मरने की बारी अब उसकी थी। 24 मई 2018 शाम का वक्त था और कोसुके अपने ही बेडरूम के काउच पर मरा पड़ा हुआ था। जब कोसुके की बॉडी पर ऑटोप्सी परफॉर्म की गई तब उसकी बॉडी में बड़े ही जानलेवा मात्रा में स्टिमुलेंट्स यानी ड्रग्स पाए गए, इतने ज्यादा कि उसे मारने के लिए लगने वाले डोज से भी वो 50 टाइम्स ज्यादा थे और वो भी बहुत सारे ड्रग्स एक साथ उसके बॉडी में इंजेक्ट किए गए थे। और ये बात बड़ी ही इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग थी उन लोगों के लिए जिन्होंने उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी, क्योंकि कोसुके ने खुद कई बार ड्रग्स और स्टिमुलेंट्स से दूर रहने की बात उस बुक में कही थी। और ऊपर से उसके बालों की जांच करने से ये पता चला कि वो ये ड्रग्स फ्रीक्वेंटली या कभी भी यूज नहीं करता था। एंड एडिशन टू दिस कोसुके की बॉडी पर कोई भी पंक्चर मार्क्स नहीं थे जो सजेस्ट करते कि कोसुके ने खुद ये ड्रग्स अपने बॉडी में इंजेक्ट किए थे, यानी कोसुके को ये ड्रग्स खाने या पीने में मिलाकर दिए गए थे। और अब डिटेक्टिव्स को कोसुके और शायद ईव की डेथ भी अब मर्डर की तरह लगने लगी थी। डिटेक्टिव्स ने फिर प्रॉपर्टी में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज
को एग्जामिन किया तो उनको बस 2 लोगों का पता चला जो कोसुके के मरने से पहले प्रॉपर्टी में मौजूद थे, और वो थी कोसुके की वाइफ साकी और कोसुके की क्लीनर। कोसुके उस दिन मोस्टली अपने कुछ बिजनेस रिलेटेड कामों में बिजी था और उसकी क्लीनर आधे दिन के लिए घर में मौजूद थी, जहाँ कुछ और काम निपटाने के लिए उसकी क्लीनर ने 4 बजे घर को छोड़ा। फिर करीब 6 बजे कोसुके ने साकी को घर के फर्स्ट फ्लोर पर रुकने कहा और वो सेकंड फ्लोर पर चला गया कुछ फोन कॉल्स करने के लिए, और कुछ देर बाद कोसुके की क्लीनर भी घर लौट आई थी। 6:30 PM को जब साकी और क्लीनर नीचे फर्स्ट फ्लोर पर टीवी देख रहे थे तो उनको सेकंड फ्लोर से कोसुके की थम्पिंग की आवाजें आने लगी। इसलिए क्लीनर ने साकी से पूछा कि वो कोसुके का हालचाल पूछ के आए, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसकी वाइफ थी और उनके प्राइवेट स्पेस में सिर्फ साकी जा सकती थी। पर साकी ने क्लीनर की इस बात को नजरअंदाज कर दिया और वो दोनों फिर से टीवी देखने लगे। अब रात के 10 बज चुके थे और कोसुके अभी तक नीचे नहीं आया था, तो एक बार फिर से क्लीनर ने साकी से चेक करने कहा, और चेक करने पे कोसुके अपने कमरे में मृत पाया गया। पर अब सवाल ये था कि कोसुके को ड्रग्स आखिर दिए तो दिए किसने? शक बस 2 लोगों पर था, साकी और कोसुके के क्लीनर पर। क्लीनर की बात करें तो ये क्लीनर कोसुके के साथ पिछले 10 सालों से काम कर रही थी और उसके पास ऐसी कोई ठोस वजह नहीं थी जो कोसुके की जान को खतरे में डालती। पर वही दूसरी जगह साकी, जिसकी शादी बस 3 महीने पहले हुई थी कोसुके के साथ, उसके पास एक क्लियर मोटिव था। शायद साकी एक गोल्ड डिगर थी जिसे लगा कि कोसुके के गुजरने के बाद कोसुके का सारा पैसा उसका हो जाएगा, जो करीब करीब 3 बिलियन येन यानी 3.5 करोड़ रुपीस थे। साकी कोसुके के अंतिम संस्कार के वक्त भी बहुत इमोशनलेस थी, जैसे कि उसको कोई फिक्र ही नहीं थी कोसुके के डेथ की। वो मोस्टली अपने फोन पे चैटिंग करते हुए या क्लीनर के साथ बातें करते हुए पाई गई, और एक इंस्टेंस पर साकी अपने फोन पर गेम्स खेलते हुए भी पाई गई, और वो भी कोसुके के अंतिम संस्कार के दौरान। एक वीडियो फुटेज में साकी एकदम कैजुअल नजर आ रही थी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और इसकी वजह से डिटेक्टिव्स का उस पे शक बढ़ने लगा। अंतिम संस्कार के बाद साकी मीडिया इंटरैक्शंस भी अवॉइड कर रही थी, और कभी मीडिया ने उससे सवाल किए तो वो उसका जवाब भी नहीं देती थी। इतने स्ट्रेंज सिचुएशंस की वजह से साकी को कोसुके और ईव के मर्डर के लिए चार्ज करना अथॉरिटीज के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उनके पास साकी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने ईव की बॉडी तक को फिर से अपनी ग्रेव से बाहर निकाला ऑटोप्सी के लिए, पर क्योंकि ईव की बॉडी को दफना 3 वीक से ऊपर हो चुके थे तो फॉरेंसिक्स भी कोई ठोस रिपोर्ट नहीं दे पाए जो सजेस्ट करती कि ईव को भी कोसुके की तरह ड्रग्स दिए गए थे। इसी के चलते कोसुके का केस कई सालों तक ठंडा पड़ा रहा, पर जब अथॉरिटीज को 2021 में साकी के दूसरे देश शिफ्ट होने की बात पता चली, ऑफिसर्स फिर से एक बार इस केस को सॉल्व करने में लग गए, क्योंकि अगर साकी दूसरे देश चली जाती तो उसे फिर से वापस जापान लाना मुश्किल था। इसलिए मई 2021 को जापानीज अथॉरिटीज ने साकी को फाइनली अरेस्ट कर लिया और सस्पेशन ऑफ मर्डर के चार्जेस पर जापान में ही रोक लिया। पर जापानीज लॉ सजेस्ट करता है कि सस्पेशन ऑफ मर्डर के चार्जेस पर अथॉरिटीज किसी भी पर्सन को बस 30 दिन तक के लिए रोक सकती है देश से बाहर जाने के लिए। इसलिए अथॉरिटीज को जल्दी साकी के खिलाफ सबूत ढूंढने थे। फिर आने वाले कुछ हफ्तों में डिटेक्टिव्स ने कई प्रूफ कोर्ट के सामने रखे कि साकी ने ये कबूल किया है कि उस दिन 4 बजे से लेकर 6 बजे तक साकी एक भी बार कोसुके के कमरे में नहीं गई थी, पर उसके आईफोन का हेल्थ अपडेट कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। और शायद ये सच था कि साकी कोसुके के मौत के वक्त उसके साथ ही मौजूद थी। साकी के इंटरनेट हिस्ट्री ने भी ये कंफर्म किया था कि साकी ड्रग्स और स्टिमुलेंट्स के बारे में ऑनलाइन सर्च कर रही थी ईव के भी मरने के कुछ दिन पहले से। और फॉरेंसिक्स को भी घर के किचन के फ्लोर पर और वैक्यूम क्लीनर में ड्रग्स के कुछ अवशेष मिले थे, और साकी के फोन के कॉन्टेक्ट्स ये भी सजेस्ट कर रहे थे कि वो एक बड़े और जाने माने ड्रग डीलर से भी कॉन्टेक्ट में थी और दोनों मिले भी थे। अपेरेंटली कोसुके ने अपने और साकी के डाइवोर्स की बात अपने एक दोस्त से की थी और उससे ये भी पूछा था कि ये खबर जब कोसुके साकी को बताएगा तब उसका दोस्त वहाँ मौजूद हो सकता है या नहीं, क्योंकि शायद कोसुके को कोई और पार्टनर मिल चुकी थी और वो अब साकी को डिवोर्स देना चाहता था, क्योंकि साकी उसके साथ तनाबे सिटी में नहीं रहना चाहती थी। पर अनफॉर्चुनेटली इस बात की खबर साकी को पहले ही लग गई थी और उसने ये सब प्लान आउट किया कोसुके की सारी दौलत पाने के लिए। कोसुके के मरने के 2 महीने बाद ही साकी ने एक शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई, जिसमें बस साकी खुद प्रेजेंट थी और उसने खुद को कोसुके के कंपनी का प्रेसिडेंट घोषित किया। और साकी ने खुद को ही 1.5 मिलियन येन की एनुअल सैलरी और 40,000 येन का बोनस भी अवार्ड किया। और जब ऑफिसर्स फाइनली साकी तक पहुंचे तब वो इन सारे पैसों की मदद से दुबई जाने की तैयारी कर रही थी। इन सारे एविडेंसेस की वजह से साकी सूडो को कोसुके नोजाकी के मर्डर के लिए चार्ज किया गया और आज तक उस पे कोर्ट रूम ट्रायल्स चल रहे हैं। और इसी साल 12 दिसंबर
2024 को साकी के केस में फाइनल वर्डिक्ट दिया जाएगा कि क्या वाकई साकी सुडो कोसुके नोजाकी के मर्डर में गिल्टी है या नहीं। एंड द अपडेट ऑन दिस केस इज साकी सुडो को उसके हस्बैंड कोसुके नोजाकी के मर्डर में दोषी नहीं पाया गया और साकी सुडो अब एक फ्री वुमन है। कि क्या थॉट्स है इस केस पे कि क्या सच में साकी इस केस में मेन कल्प्रेट थी या क्लीनर का भी इसमें कुछ हाथ था? कमेंट्स में जरूर बताना। ओवरऑल इस केस के बारे में आपके क्या थॉट्स है कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ऐसे ही और केसेस की सच्चाई देखने के लिए, क्योंकि आपका सपोर्ट एक बूस्टर है मेरे लिए ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। और जाते जाते वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही और एक ब्रेन चिलिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।